गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं के मिश्रा केसीएम कॉलेज लखनऊ से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस का आज टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं, इस टॉपिक को बताऊंगा और इसके कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस को भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस और सबसे पहले देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान दें, हमको पोषण पढ़ना है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन पढ़ना है यानी रेस्पिरेशन, संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी पढ़ना है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन एवं वृद्धि एवं प्रजनन यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये इतने पॉइंट्स हमें सीखने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें डीएलएड क्लास में। तो अब हम सबसे पहले यानी हमारा पहला पॉइंट होगा न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में देखते हैं। पोषण को आपको जानना चाहिए कि पोषण जो है, पोषण का जो विज्ञान है यानी साइंस की वह ब्रांच है जिसके द्वारा पोषण की स्टडी की जाती है, भोजन की स्टडी की जाती है, वो होता है डायटेटिक्स। इसके द्वारा भोजन का अध्ययन किया जाता है कि हमारा भोजन पोषक तत्वों से परिपूर्ण है या नहीं। ध्यान देने पर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जिससे जीव का वृद्धि और विकास हो। आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जिससे जीव का वृद्धि और विकास हो, तो यह ही पोषण कहलाता है। इसके बाद अगर बात करें टाइप की, तो पोषण के अगर टाइप देखें तो हमें दो टाइप मिलते हैं। पहला है स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है विषम पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण और विषम पोषण दोनों में क्या अंतर है? स्वपोषण जो है, स्वपोषण का मतलब है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने फूड का प्रोडक्शन खुद से कर लेना, स्वपोषण में आता है। विषम पोषण का मतलब होता है कि जब जीव दूसरों पर डिपेंड होता है, भोजन स्वयं से निर्माण नहीं कर सकता है अतः दूसरों पर डिपेंड होता है, तो वो न्यूट्रिशन का मेथड विषम पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक में आता है। अब बात करें अगर हम जीव जंतुओं में यानी जंतुओं और वनस्पतियों में पोषण कैसे होता है, इन दो में हम अगर ध्यान से देखें तो क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से पोषण इनमें होता है, इसको समझते हैं। पहले बात करेंगे जंतुओं में। जंतुओं में पोषण का क्या प्रोसेस है? तो जंतुओं में जो पोषण होता है ये किस किस तरह से होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहला है पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जंतुओं में भोजन प्राप्त करने की वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को डायरेक्ट पूर्ण रूप से निगल लेता हो, या हम कह सकते हैं कि भोजन को और भी विभिन्न विधियों से पार्ट में टुकड़ों में करके भी भोजन को ग्रहण करता हो, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड होता है। तो ये होता है पूर्णभोजी पोषण। इसमें आपके शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु आते हैं। ये सभी जंतु इसी में आते हैं। इसमें प्रोटोजोआंस मेंबर्स भी आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि अमीबा, जैसे अमीबा है तो अमीबा का क्या करता है कि भोजन के फूड मॉलिक्यूल्स को, जैसे फूड मॉलिक्यूल्स मिल गया अमीबा को इस तरह से, तो वो इसके पास पहुंचता है और जब ये इसके पास पहुंचता है तो इसको पूरी रूप से कवर कर लेता है और पूर्ण रूप से उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ये सारे मेथड्स जो होते हैं होलोजोइक में आते हैं, पूर्णभोजी पोषण में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी पोषण का मतलब है कि जब कोई जंतु किसी मृत जीव जंतु पे डिपेंड होता है और उससे अपना पोषण करता है तो मृतोपजीवी पोषण होता है। जैसे मकड़ी, बहुत सारी मक्खियां, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। अगले टर्म की बात करें परजीवी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण का मतलब है जब कोई जंतु किसी दूसरे जंतु पे
पेड़ पौधे, जंतुओं, वनस्पतियों किसी पर भी डिपेंड होता है तो उस टर्म को हम परजीवी कहते हैं। जंतु की बात करें परजीवी जंतुओं के पोषण की, तो इसमें आपका जोंक, खटमल, जो ये आते हैं, ये किसी दूसरे जंतु पर डिपेंड करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक है, खटमल है, जो ये तीनों ही ऐसे हैं जो हम ब्लड्स को सब करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे सहजीवी जंतु होते हैं। सहजीवी, सहजीवी का अर्थ होता है, सह का मतलब साथ साथ और जीवी का मतलब रहने वाले। सहजीवी पोषण में क्या होता है कि जंतु किसी दूसरे जंतु के संपर्क में रहते हुए एक दूसरे को पोषण देते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो सहजीवी न्यूट्रिशन का मेथड होता है। इसमें आपका एग्जाम्पल होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हमारे शरीर में रहते हुए विटामिन B12 का निर्माण करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है, लिवर्स में होता है। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और वो हमसे अपना पोषण करते हैं और कुछ हमें भी लाभ देते रहते हैं। तो ये सहजीवी मेथड होता है, सहजीवी पोषण होता है। एक यहाँ पे आपको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि जंतु विषमपोषी होते हैं। जंतुओं की एक खासियत होती है कि विषमपोषी होते हैं, पर ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के इनके मेथड्स होते हैं, इसीलिए इनको विषमपोषी कहा जाता है। तो ये विषमपोषी शब्द जरूर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पतियों में पोषण का क्या मेथड है? तो वनस्पति में सबसे पहले तो ये स्वपोषी होते हैं। अधिकतर वनस्पतियां स्वपोषी होती हैं। वनस्पतियों के स्वपोषी होने का मतलब है कि ये अपना पोषण स्वयं से कर लेती है, मतलब कि ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण मेथड के द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। न कि सिर्फ अपना ही भोजन ये निर्मित करते हैं, बल्कि बाकी जंतु वर्ग या हम कहें कि सारे जंतु वर्ग का जो भोजन होता है वो वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से वनस्पतियों में स्वपोषी पोषण होता है, सबसे पहला मेथड। दूसरा पॉइंट ध्यान दें कि जो मृतोपजीवी मेथड होता है जंतुओं में, वो मृतोपजीवी मेथड वनस्पतियों में भी होता है। जैसे कवक सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, कवक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ही कवक उग जाते हैं, कवक जैसे पोषण प्राप्त करते हैं। अगला टर्म है जो परजीवी मेथड हमने देखा जंतुओं में पोषण का, वो वनस्पतियों में भी पाया जाता है। जैसे अमरबेल, कुछ कवक अमरबेल आम और बहुत सारे पौधों पे उग जाता है और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। तो अमरबेल परजीवी के रूप में होता है। ऐसे कवक भी परजीवी के रूप में होते हैं। कवक में जैसे ट्राइकोफाइटॉन है, माइक्रोस्पोरम है, ये ऐसे कवक हैं जो हमारी बॉडी पे पाए जाते हैं। रिंगवर्म और बहुत सारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे कवक वो हमारी बॉडी पे पाए जाते हैं। अगला जो टर्म है सहजीवी, तो सहजीवी के रूप में वनस्पतियां भी देखी जाती हैं। एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलके बना होता है। कवक और शैवाल ये दोनों ही वनस्पतियां आपस में मिल करके और एक हो जाती हैं और इसको हम कहते हैं लाइकेन। और लाइकेन एक ऐसा वनस्पति का उदाहरण है जो कि सहजीवी होता है। और इसमें कौन कौन पाया जाता है? तो ये कवक और शैवाल मिलके लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला टर्म हमारा है जो कि जंतु में नहीं है, इसमें कीटभक्षी एक टर्म है, कीटभक्षी। इसमें एक स्पेशल प्लांट्स में कैटेगरी देखने को मिलती है कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस होते हैं। कुछ पौधे होते हैं कीटभक्षी होते हैं, जैसे आपका घटपरड़ी, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेना, ये पौधे कीटभक्षी होते हैं और कीट पतंगों का भक्षण करके अपने न्यूट्रिएंट्स के पूर्ति के लिए ये इनका भक्षण करते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण होता है, वो जंतु वनस्पतियों में डिफरेंट टाइप से होता है और इसको इस मेथड के द्वारा बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको छोटा सा डायग्रामेटिक माइंड सेटअप करना है कि हाँ इस तरह से हमें पूरा न्यूट्रिशन समझना है। और डेफिनेशन में तो सिर्फ एक टर्म आपको कि आवश्यक पोषक तत्वों का
ग्रहण करना और जिससे जीव जंतुओं का वृद्धि एवं विकास हो, यही पोषण कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी। जी, यदि सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता की बात की जाए तो संवेदनशीलता जीव जंतुओं का एक ऐसा गुण है, संवेदनशीलन एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे कि इसको डिफाइन करना हो तो हम समझ सकते हैं कि जीव द्रव्य में किसी उद्दीपन के प्राप्त होने के बाद की गई अनुक्रिया, जीव द्रव्य जो कोशिका के अंदर होता है उसमें जब भी कोई उद्दीपन प्राप्त होता है तो उसके खिलाफ या उसके अपोजिशन के लिए कोशिका के द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है वही अनुक्रिया ही क्या कहलाती है, वही अनुक्रिया ही संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहलाती है। पौधों की अगर बात करें तो पौधों में उद्दीपन प्रकाश, रासायनिक पदार्थ, आघात, भोजन के अणु आदि के रूप में होता है। कैसे होता है, ध्यान देंगे कि पौधों में जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन क्या हो सकता है, पौधों में प्रकाश हो सकता है। जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत तेज जब धूप निकलती है तो वो थोड़ा सा मुरझा जाते हैं और वो इस तरह से डाउन टू अर्थ मूव करने लगते हैं, मुरझा जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत ही गर्मी के दिनों में बहुत सारे छोटे जो वनस्पतियां फ्लावर्स लगे होते हैं गमलों वगैरह में, वो मुरझाने लगती है। तो ये प्रकाश के उद्दीपन के कारण इनमें ऐसा होता है। रासायनिक पदार्थ भी इनमें उद्दीपन का कार्य करता है और उसके खिलाफ कोशिकाएं अनुक्रिया करती हैं। जैसे स्पेशली रिप्रोडक्शन में देखा जाता है प्लांट्स में जो परागकण होते हैं, परागकण, वो पराग नलिका में जाकर के और वो अपना पराग कोश में अंदर पराग नलिका में जाकर के अंदर अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडा जो ओवरी होता है वहां तक पहुंचते हैं। तो वो रासायनिक मेथड्स के द्वारा उनको अट्रैक्ट कर लेती है ओवरी और वो खींच करके जाते हैं डेवलप करके। ऐसे आघात होता है, आघात पौधों पे चोट झटका लगने पर भी पौधे अपनी एक अनुक्रिया करते हैं। जैसे छुई मुई का आपने पौधा देखा हो, उसमें आघात का बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। भोजन के अणु फूड मॉलिक्यूल्स बेस पे भी ये अपना मूवमेंट करते हैं। जैसे ड्रोसेरा है, घटपर्णी है, इनमें जब इनके ऊपर कीट पतंगे बैठते हैं, जब वो बैठ जाते हैं या हम वहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रख सकते हैं, भोजन का उनका टुकड़ा रख सकते हैं, उस केस में भी ये पौधे अपने आप को क्लोज कर लेते हैं और उनको कवर कर लेते हैं। तो ये सेंसिटिविटी इन पौधों में देखने को मिलती है। जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में पर्यावरणीय उद्दीपन के सापेक्ष अनुक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के द्वारा अनुक्रिया की जाती है जब भी कोई पर्यावरणीय उद्दीपन उसको प्राप्त होता है। जंतुओं में अगर बात करें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये संवेदी अंग होते हैं। जंतु में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये संवेदी अंग होते हैं और ये विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं और उनके खिलाफ हमारी बॉडी अनुक्रिया करती है। जैसे आंख है, आंख आपने देखा होगा कि अगर धूल का कण आंख में पड़ रहा हो तो उस कंडीशन में आंखें तुरंत क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंख हमारी सेंसिटिव ऑर्गन से आते हैं। कान है, बहुत तेज आवाज हो तो अचानक आप कान को बंद कर लेते हैं क्योंकि कान सेंसिटिव ऑर्गन है। नाक के द्वारा कहीं आप जा रहे हैं और स्मेल, कोई गंध बहुत तेज आ रही है जो कि आपको विक्षिप्त कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप तुरंत नाक को बंद कर लेते हैं। जीभ है, आपको स्वाद के बारे में सेंस देती है और त्वचा किसी भी तरह के प्राकृतिक आघात, चोट लगना या हम कहें प्रकाश की गर्मी या ठंडक, इन सारी चीजों का संवेदना हमारे बॉडी तक पहुंचाता है और इस तरह से हमें उनका मैसेज मिलता है और उसके खिलाफ हम अपनी अनुक्रिया करते हैं। तो संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के खिलाफ अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करना संवेदनशीलता कहलाता है। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन का क्या प्रोसेस है। तो श्वसन में सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि गैसों के आदान प्रदान के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। गैसों के आदान प्रदान के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। अब श्वसन जो होता है, श्वसन के बारे में 2 पॉइंट बहुत ही मूल है, ध्यान देना। ये अपचयन
एवं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यानी श्वसन में अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी, ग्लूकोज का अपचयन ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखना है, और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अगर इसके टाइप की बात करें तो श्वसन के दो टाइप हैं, ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पायरेशन और अनॉक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया होती है, कंप्लीट होती है, और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से दोनों में इतना सा डिफरेंस है। अब ऑक्सी श्वसन को सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सी श्वसन क्या है। ऑक्सी श्वसन में ध्यान दें कि ऑक्सी श्वसन को हम एक छोटे से रासायनिक समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और फाइनली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। इसका समीकरण क्या है? C6H12O6 + 6O2, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज के जारण का कार्य करता है और उससे फिर जो प्रोडक्शन होता है उसमें 6CO2 यानी 6O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 6H2O 6 जल के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 686 यानी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से प्रोड्यूस होती है एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी एक ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सी श्वसन के द्वारा फाइनली 686 यानी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है हमारे बॉडी में। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, समझें किस तरह से होता है, तो स्पेशली हम यहाँ पे उच्च वर्ग के जंतु को अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि उच्च वर्ग के जंतुओं में जो ऑक्सी श्वसन होता है वो सबसे पहले तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो नोज के द्वारा, नाक के द्वारा गैसें अंदर यानी हवा अंदर एंट्री करती है, उसमें से O2 हमारे O2 जो है स्पेशली O2 का रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उस ऑक्सीजन जो होता है हम कह सकते हैं कि यह नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों तक आता है, फेफड़ों से फिर ब्लड में, फेफड़े में ही ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के द्वारा हमारे ऑर्गन्स यानी शरीर के अंगों तक जाता है और अंगों से टिश्यूज ऊतक तक पहुंच जाता है और टिश्यूज के बाद सेल तक यानी एक एक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और फाइनली उन्हीं कोशिकाओं में सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन होता है और जिसके द्वारा फिर ये ऊर्जा मुक्त होती है और इस तरह से ये पूरा श्वसन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का, समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नाजल पैसेज जो हमारी नाक की रास्ता होता है जो इसको कहते हैं नाजल पैसेज, यहाँ से एयर एंट्री करता है यानी O2 अंदर जाता है। माउथ के द्वारा भी ऑप्शनल होता है कि माउथ के द्वारा भी एयर एंट्री कर सकता है, लेकिन स्पेशली नाजल पैसेज होता है क्योंकि इसमें ये स्पेशली श्वसन के लिए यहाँ पे धूल के कण आदि को यहाँ पे रोक लिया जाता है हेयर्स के द्वारा और यहाँ से O2 अंदर आता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो गले में नीचे यहाँ पे एक लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जिसको कि कंठ भी कहा जाता है या स्वर यंत्र कहा जाता है। कंठ, ये कंठ से हवा नीचे यानी ऑक्सीजन नीचे जाता है, पूरी हवा नीचे जाती है और फेफड़ों में जाकर के हमारे दो फेफड़े होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से पूरी हवा यहाँ तक आती है, फेफड़ों तक आती है और पूरी हवा जब फेफड़ों में पहुंच जाती है तो फेफड़े में यहाँ अंदर स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो एल्वियोलीज होती हैं यानी वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इन वायु प्रकोष्ठ में जाकर के और फिर वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके पार्ट्स को देख ले तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में पतली पतली वोकल कार्ड्स होते हैं और वोकल कार्ड्स के द्वारा ही वॉइस प्रोडक्शन होता है यानी स्वर का उत्पादन होता है। और ह्यूमंस में दो वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं, मेल्स में वोकल कार्ड्स थोड़ा बड़े होते हैं, फीमेल्स में छोटे होते हैं और मेल्स का यही वजह है कि जो वॉइस होती है ह्यूमन बीइंग्स में थोड़ी भारी होती है और फीमेल्स की वॉइस थोड़ी हल्की होती है या हम कहेंगे सुरीली होती है। इस तरह से ट्रैकिया विंड पाइप होती है, यहाँ से निकली होती है।
लास्ट में यहाँ पे देख क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो फेफड़े होते हैं वो किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो प्लूमेरा मेम्ब्रेन के द्वारा फेफड़ा कवर्ड होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पे जो वायु प्रकोष्ठ है, वायु प्रकोष्ठ में कैसे क्या प्रोसेस होता है इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जो वायु प्रकोष्ठ होता है, वायु प्रकोष्ठ इस तरह से एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें कि हमारी एयर एंट्री करती है, हवा जाती है, हवा इसमें आती है। हवा आने के बाद में इसी वायु प्रकोष्ठ में हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं आके जुड़ी होती हैं और ब्लड वेसल्स आकर के जुड़ी होती है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराती है। तो वो ब्लड वेसल्स इसी में जुड़ी होती है। इसी में हमारी हवा जो एयर है वो कंप्लीट एयर यहाँ पे आती है। एयर से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को धारण करने का काम कर लेता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को धारित कर लेता है एयर से और ऑक्सीजन को धारित करके CO2 को अपने पास से छोड़ देता है और यहीं से ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को धारित करके और फिर आगे बढ़ जाता है। यानी कि जो लंग्स है, ये लंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसके बाद वही जो ब्लड होता है ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड, वो आगे बढ़ते हुए ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स और सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली यानी कि वायु प्रकोष्ठ में। अब हम आगे आते हैं, ये समझते हैं कि जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस श्वसन प्रक्रिया, जो श्वसन प्रक्रिया है पूरा रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा है वायु श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। दूसरा स्टेप हमारा होता है गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस। और तीसरा स्टेप है अंतः श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पायरेशन। और लास्ट स्टेप होता है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इन 4 स्टेप्स में हमारा पूरा रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले वायु श्वसन को समझें। तो वायु श्वसन जो होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला आता है ब्रीथिंग यानी कि सांस का लेना। ब्रीथिंग यानी गैसों को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। तो ये इसका पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप होता है गैसों का लेना और गैसों को लेकर के फेफड़े यानी लंग्स में पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। ये पहले स्टेप में यानी 2 पार्ट में इसको हम समझ सकते हैं। और दूसरा जो हमारा इसका दूसरा प्रोसेस है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। गैसों का आदान प्रदान लंग्स में होता है। लंग्स में यहाँ पे O2 को लिया जाता है और CO2 को छोड़ दिया जाता है। CO2 को छोड़ दिया जाता है, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का अपना प्रोसेस, हीमोग्लोबिन की अपनी क्वालिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को जोड़ लेता है अपने साथ और जोड़ करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये हमारी कोशिकाओं में जाकर के, जहाँ पे कोशिकाओं में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जब मेन प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज के जारण का प्रोसेस होता है, वहाँ पे यही ऑक्सीजन जो है वो यूज कर लिया जाता है और फिर वहाँ से CO2 निकल जाता है, CO2 निकलता है और वो CO2 वापस गैसों के आदान प्रदान, वो CO2 वापस आता है जो अंतः श्वसन हम पढ़ेंगे, इसी के तहत वो वापस फिर से हमारे फेफड़ों तक आता है। अब अगर बात करें अंतः श्वसन की, तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन का लंग्स से और सेल्स तक पहुंचना और वापस सेल्स से लंग्स तक आना, ये प्रोसेस जो होता है ये पूरा होता है अंतः श्वसन का, इंटरनल रेस्पायरेशन। यानी कि इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह से कह सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान पूरे बॉडी में लंग्स से सेल्स तक।
लास्ट में आता है जो कोशिकीय श्वसन। ये पूरे रेस्पिरेशन का कह सकते हैं कि सेंटर होता है कोशिकीय श्वसन। और इसमें क्या क्या होता है इस पे ध्यान दें। कोशिकीय श्वसन में हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6O2 जो होता है ये मिलता है और 6CO2 भी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ 6H2O भी प्रोड्यूस करता है और प्लस ATP निकालता है, यानी कि 686 ये किलो कैलोरी ऊर्जा निकालता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कोशिकीय श्वसन, ये 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहला प्रोसेस ये होता है, पहला स्टेप हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से बनते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पहले स्टेप में ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। और अगले स्टेप में हम कह सकते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड के द्वारा इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोसेस जो होता है, अगला स्टेप ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको आगे केमिकल्स रिएक्शंस के द्वारा इससे जो ऊर्जा निकाली जाती है, तो उस दौरान ये CO2 रिलीज करता है और 36 ATP ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि कंप्लीट जो एक ग्लूकोज होता है, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा स्टेप जो होता है हमारा जिसको कि क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, ये दोनों स्टेप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों स्टेप मिल करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फाइनली 36 और प्लस 2 ATP, इस तरह से 38 ATP का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा हमारे शरीर में निकलती है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टोटल फाइनली ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है यहाँ। और इस दौरान जो CO2 निकलता है, CO2 वो वापस जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के बाद हमारे ब्लड से ऑर्गन्स अंगों से ऊतक कोशिकाओं तक जाता है, वापस उसी रास्ते से CO2 भी वापस आता है। CO2 के आदान प्रदान के लिए अगर कहें, जो CO2 होता है उस CO2 को ढोने का कार्य जो करता है, CO2 को ढोने का कार्य वो हीमोग्लोबिन जो करता है वो 10% करता है। बाकी जो CO2 होता है, CO2 यानी 10% CO2 जो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा इससे जुड़ करके और वापस आता है हमारे लंग्स तक और वापस बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी जो 90% CO2 होता है ये हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और बाकी और तत्वों के साथ मिल करके और वापस ये हमारे बॉडी से रिलीज किया जाता है। तो ये CO2 जो है वो इस तरह से टोटल CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं लाया जाता बाहर, और बाकी 90% ये इस तरह से अलग प्रोडक्ट्स के द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में या अदर प्रोडक्ट्स बना करके वो रिलीज होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो हम समझ सकते हैं कि जो CO2 होता है और जो CO2 या ऑक्सीजन दोनों से ही ज्यादा जुड़ने की क्षमता रखता है हीमोग्लोबिन के साथ। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ने के लिए मोर एफिशिएंट होता है इन दोनों की तुलना में। या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों, अगर ये तीनों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों एक साथ उपस्थित हो तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले
कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ जोड़ता है और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में CO2 को जोड़ता है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है जोड़ने की। ऐसे इस तरह से यही वजह है कि अगर हम कहीं ऐसे एरियाज में जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वहाँ पे अगर जाए तो हमारी दम घुटने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन से पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ करके और हमारे श्वसन प्रोसेस को प्रभावित करता है। तो इस तरह से श्वसन में आपको ध्यान देना है कि एक श्वसन कंप्लीट प्रोसेस में होता क्या क्या है और फाइनली इसमें क्या क्या प्रोडक्शन होता है। तो शार्ट में चूंकि हमारे डीएलएड में यहाँ पे इस कोर्स में आपको बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे इससे रिलेटिव, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसको शार्ट में रखा है। बाकी इसका डीप स्टडी अगले हमारे सेमेस्टर में जब ये मिलेंगे, रेस्पिरेशन डायजेस्टिव सिस्टम सारे सिस्टम से पढ़ने होंगे तो उनको हम डीप स्टडी कर दे और ठीक से इसको समझेंगे। फिर इसका अगला प्रोसेस जो हम सबको और पढ़ना रहेगा, अब हमसे बात करेंगे सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, इन चीज़ों पे फिर अगले टर्म में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।